गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रदर, मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। चीयर्स। सर म्यूजिक बोलने से पहले हाँ हाँ, अच्छा पहले आप बोलो, फिर मैं सबसे पहले अपना कर लूं। हाँ सर। दोस्तों, चखने पे चर्चा, इसमें आपका बहुत बहुत भाई साहब। सर चम्मच ले लेता हूँ। आय हाय, हम लोग अभी कैमरे के सामने डिसेंट हो जाए बिल्कुल। हाँ सर, और दूसरा एक और है कि लोग बोल रहे थे चकना नहीं है, और इसको झालमुड़ी बोल सकते हैं जो मोदी ने यूज की थी। अरे नहीं दादा, झालमुड़ी से सर काम हो गया था। इस बार सर मैंने नीचे रख दिया। मैं चाहता हूं आप जरा हमें ये बताओ यार दोस्तों कि आप कह रहे हो चकना नहीं है, चकने की रेसिपी क्या है? चकने में क्या करें? मूंगफली लें, उसमें ये डालें प्याज टमाटर हरी मिर्च। यार इसमें हरी मिर्च होनी चाहिए, बिना हरी मिर्च के क्या है ये? तो जो ये बोलेंगे आप हमें रेसिपी बताओ, आपको क्या पसंद है चकने में, वो चकना हम बना के यहाँ पे खाएंगे। चकने पे चर्चा। जब तक लोग सोचते हैं सर, म्यूजिक। सर नीचे रख दिया था मैंने प्याला चेयर्स के बाद। सर ये गुनाह अजीम है। हाँ, सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। हमारा कॉन्क्लेव होने जा रहा है, उसके बारे में कुछ आप आपको भी बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, इसका नाम डेफकॉन है और हमारी यानी कि द चाणक्य डायलॉग्स, उसकी पार्टनरशिप हुई है, एक एसोसिएशन हुआ है। मैं बेहतर उसको एसोसिएशन कहना होगा। नेटवर्क 18 के साथ, आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है नेटवर्क 18 के साथ। और हम लोग जल्द आपके सामने ला रहे हैं भारत का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्क्लेव। कब होने जा रहा है सर ये? राज को राज रहने दो, कब और कहां ये हम बताएंगे आपको बाद में, लेकिन होने जा रहा है। मैंने ट्वीट भी करा है और इसका पोस्टर आप सामने देख सकते हैं। इसका नाम है डेफकॉन। दिस इज नेटवर्क 18 इन एसोसिएशन विथ दी चाणक्य डायलॉग्स। तो बस। पर सर महसूस तो हो रहा है जैसे टैंक आने से पहले धरती थोड़ी सी हिलती है ना, वो तो शुरू हो गया था ट्वीट के बाद, जैसा आप बता रहे हैं। अरे अब वहां पे थे क्या देवलाली में? नहीं सर, मैं वहां नहीं था। पर देवलाली में क्या हुआ, हमें तो आदत नहीं है। इन्फेंट्री वाला ज्यादा से ज्यादा क्या सुन लेगा? 84 mm रॉकेट लॉन्चर, उससे ज्यादा हम क्या ही सुन लेंगे। अच्छा, मेरे तो उसी में कान बजते हैं, बहुत जोर से मुझे दर्द होता है। 84 mm दोस्तों, ये रॉकेट लॉन्चर है कार्ल गुस्टाव। तो ये इन्फेंट्री का एक भारी हथियार है। तो एक टेंट था, तो टेंट में मैं बैठ के चाय पी रहा था और मेरे साथ एक और अफसर थे वहां पे। तो हम दोनों बैठ के चाय पी रहे थे, तो मुझे बता रहा था कि सर ये ऐसा ऐसा है। और थोड़ी दूर बोफोर्स, ये देवलाली की बात है, बोफोर्स ने फायर किया, ठीक है। और मुझे एक समय के लिए, मुझे आदत नहीं है ना, बोफोर्स ने फायर किया, मुझे एक समय के लिए लगा तो यार कि टाइम हैज स्टॉप्ड। यार जब एक साथ कई सारे बोफोर्स फायर करते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि इंद्र भगवान गुस्सा है, आज कुछ है, मैटर बहुत बड़ा है। हाथ में ऐसे चाय थी मेरी, मैंने बोला ये क्या हुआ अचानक इतना साउंड? तो मैंने उस ऑफिसर से बोला, ही वाज अ यंग मेजर, आई सेड यार भाई ये बताए कि ये इतनी ज्यादा आवाज आती? कहता सर ये तो फायरिंग एंड है, आप टारगेट एंड पे सोचो क्या हो रहा है। ये भी बताया था ना सर उन्होंने कि वहां क्या होता है ये कोई बताने के लिए बचता नहीं ही नहीं है। वो कह रहा वहां पे जहां पे आप ये कह रहे हो कि बहुत आवाज आई, यहां से तो फायरिंग हो रही है। जहां पे गोला गिरता है वहां कोई बता नहीं पाया कि वहां पे कोई बता नहीं पाया कि कैसा क्या हुआ था। क्या हुआ था वहां पे एक पहाड़ है, पहाड़ को मार मार के इन लोगों ने काला कर दिया, आरटी वालों ने उस पहाड़ को वहां पे, देवलाली ने। बट यू कम टू नो द ट्रू पावर ऑफ आर्टिलरी ना, तमाम इट्स बहुत ज्यादा वो होता है। इट्स लाइक फिर सर ज्यादातर लोग फिर ऐसी बात कर रहे होते हैं। हाँ और मेरा तो आयरन फायर करने के बाद 2 दिन कान मेरा। सर गए थे एक जगह जहाँ पे एयर डिफेंस वाला था सर। हाँ, गोपालपुर। हाँ। वहां तो सर मेरा भी एक बार सी हो गया था कान में ना, जब वो लाइन में लगा के धड़ाधड़ L70। हाँ, पटर पटर गड़ 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 इतनी ज्यादा फायरिंग हुई सर कि मुंह में से
मई जनवरी फरवरी में ऐसे धुआं निकलता है, ऐसे मुंह में से धुआं निकल रहा था रात को। L-70 ना, उसमें उन्होंने Zu-23 भी लगाई, शिल्का भी लगाई, एंड एट वंस दीज एडी गाइज टुक ऑफ। एक साथ भाई लोग शुरू हो गए वहां पे, और हमें जैसे वो पिक्चरों में नहीं दिखाते शक्ति कपूर हमने बोला ये क्या चल रहा है। कुछ देर के लिए तो मेरे कान में भी सर, मैं तो एकदम बाजू में था, शूट कर रहे थे, तो एक बार को तो मेरे कान में भी लगा कि कोई आवाज तो लगी, कोई एक आवाज लगती है। इट्स लाइक पर मैंने एक बात नोट करी है, इट्स लाइक अ फिजिकल फोर्स। मतलब ऐसा नहीं कि एक तो आवाज है आपने कान में सुनी बहुत तेज आवाज, वो नहीं है। चाहे इनका हो चाहे वो आरटी वाला ऑफ कोर्स लार्जर कैलिबर्स एंड ऑल दैट, बट इन टर्म्स ऑफ व्हेन दे फायर, बट दोनों में मैंने एक बात देखी, इट्स लाइक अ फिजिकल फोर्स। जैसे कोई ना दीवार आपको धकेल रही है, इट्स लाइक अ फिजिकल फोर्स, है ना। तो पर आया बड़ा मजा देख के ना। ऐसी हैप्पी दिवाली करी थी एडी वालों ने, दम 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 दम, एंड दी लेवल ऑफ एक्यूरेसी दैट वी सॉ। ये दोस्तों कई साल पहले की बात है, ये आई थिंक 5 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की, ज्यादा ये 2019 की बात है। आप लगा लो, मैं तो ऐसा नजारा नहीं देखा था कभी लाइफ में यार। रात को दे जस्ट टुक ऑफ, और जो एक्यूरेसी इनकी है, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, हाँ एक्यूरेसी है, हाँ फौज में होती है एक्यूरेसी है। बाद में पता लगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सर वो मेरा पर्सनली अनुभव ये, जो मैं वहाँ देख के आया, फिर हम ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई देखी तो कुछ समझ में आया कि क्या होता है। हाँ। डबल बैरल होते हैं। हाँ। और फायरिंग हो रही है आपकी 1 मिनट में 2000 राउंड सर कुछ फायर करता है। नहीं, 3 से 4000 राउंड है ना शिल्का के। बेसिकली जू एंड शिल्का, वो शिल्का थोड़ा एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पे रहता है वो शिल्का। खर्र करके जो ऐसे लाइन दिखती है ना सर, हाँ, जो रात में दिखती है ऐसे, हाँ, तब समझ में आता है कि ये वही लोग हैं। ये वही लोग हैं। कुछ भी आ जाए सामने सर, अब कमाल यार। बारिश सी जो नजर आती है ना सर, ऐसे लाइनों में कर 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 कर। जो हमें देखने का मौका मिला उस वक्त, आर्टिलरी ऑल्सो एंड एयर डिफेंस। हाथ में लेके देखा था सर, जू का इतना बड़ा था। हाँ, इतना बड़ा होता है जू का, और वो फिर बारिश की तरह शेल ऐसे ना ऐसे जाता है जू का शेल। ड्रोन व्रोन तो बहुत छोटी चीज है सर, इनकी स्पीड भी कम होती है। हाँ। ये तो फाइटर प्लेन को रोक देते हैं। हाँ। अगर कोई आ जाए इतनी बारिश कर देते हैं कोई ना कोई। हाँ, ड्रोन में तो खैर पता लगा जू का राउंड लगा ड्रोन में, और ड्रोन बोले कि है से था हो गया पल्वराइज वेपराइज। ड्रोन की स्पीड भी नहीं है, मूवमेंट भी नहीं है, एक आ रहा है। हाँ, उसे तो मतलब वेरी फास्ट। वो पाकिस्तानी कह देते हैं हमारे, वो छत पे से पकड़ के कूद जा एक था बैंक में, उसके पास दुनली बंदूक थी। और सर वो अपने शादी वाले ड्रोनों के वीडियो बना रहे थे, छत के पास से निकला, एक ने डंडा मारो, डंडे के साथ ही मतलब नीचे गिर गया वो, और कह रहा हमारे तो गांव वालों ने ड्रोन गिरा ली। गांव वाले खुद गिर गए ड्रोन गिराते, ये कुछ भी मतलब रैंडम ऐसे ही रील बना रहे थे। हाँ। शादी के ड्रोन। चलो बताओ क्या खबर है सर। लाल टोपी जो है, क्या नाम है सर इनका? नाम हो जाए जैद हमीद। एक तो सर आपको वो देखते सुनते तो हैं, एक बार उनसे बोलिए कि जब आप हमें बोल रहे हैं कम से कम थोड़ी लैंग्वेज, बड़ी समझने में बड़ी दिक्कत होती है सर। एक तो नाक से बोलते हैं, पता नहीं क्या, और तकलूफ खाखूद पसूद आदि चीजें तो मेरे को समझने में चली जाती। इतना तो मैंने किसी को हार्ड बोलते हुए नहीं देखा। धमकी दे रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही है। हाँ, पर सर धमकी धमकी वो तो कि दूसरे को समझ में आए, नहीं, और डर लगे थोड़ा सा उसमें दहशत डालने के लिए, तकल्लुफ यो और परचम करतम, पता नहीं क्या, फिर उसमें हंसी सी आ जाती है, मतलब डर कम लगने। तो सर वो पीओके में नहीं सर, वास्तव में मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। फिर वो लास्ट में होता ना सर, अगर कहना क्या चाहते हो एक रील वाला जो वायरल है सर, कहना क्या चाहते पहले लाल टोपी का जरा सुनवाते हैं लोगों को। हाँ, सुनवा सकते सर। हाँ। 65 में हमने अपने बेहतरीन कमांडोज लैंड की ऑपरेशन जिब्राल्टर में, मकबूजा कश्मीर के अंदर, इस उम्मीद पर कि अंदर कश्मीरी अवाम खड़े हो जाएंगे, हम एयरपोर्ट्स कैप्चर कर लेंगे, कश्मीरी अवाम खड़े हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान के हवाई जहाज कश्मीर के एयरपोर्ट्स पर लैंड करेंगे, हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे। सैकड़ों की तादाद में हमारे कमांडोज मकबूजा कश्मीर में लैंड किए, और पता है फिर क्या हुआ? कश्मीर की आबादी ने उनके खिलाफ मुखबरी की, गद्दारियां की, कोई मज़ाहमत नहीं की, कोई कश्मीरी मुजाहिदीन, कोई अंदर से कश्मीरी खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान की हिमायत में। हमने सैकड़ों की तादाद में कमांडोज भेजे, तकरीबन तमाम शहीद हो गए। तो लाल टोपी जो है सर, हाँ, जो है ये बहुत ज्यादा आदत पड़ गई भाई, ये एडिक्टिव है। नहीं, मेरे तो खुद की लैंग्वेज में जो है घुस गया है
अब वो पता नहीं अंकल की देन है किसकी देन है, मैं जो है नहीं बोलता था ना, हाँ। अब मैं नॉर्मली जो है बोलने लग गया। जो है तो लाल टोपी जो है इस बार कश्मीरियों से मुखातिब थे। उन्होंने बोला कि हमने आपके लिए क्या क्या किया, LOC कोई बॉर्डर नहीं है, पहले तो वो धमकियां, ये सख्त परचम लहरा देंगे फलाना टिमकाना, फिर बोला भारत सियाचिन में घुस गया तो हम कश्मीर कारगिल में घुस गए। कश्मीरियों के लिए सर उन्होंने इतने युद्ध लड़े, और कश्मीर में जितने भी मुहाजिर मरे हैं वो सब पाकिस्तान के थे, और हर बार हम कश्मीरियों के लिए लड़े पर कश्मीरियों ने हमारे साथ दगा अगसार किया, और हम उनके लिए मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लड़ते रहेंगे और आप। उसने 1965 का भी तो बोला। अब कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन जिब्राल्टर। हाँ, उसको बड़ा वैसे बोलता, उसमें शामिल था क्या वो? पता नहीं, वो सब एक वीडियो में 3-4 बार बोला है वो शब्द। तो अंदलूसिया, एक तो अंदलूसिया बहुत बोलता है। ये किस पद से सर रिटायर हुआ है? ये कोई पद से रिटायर नहीं हुआ, पागल है। ऑफिसर थे कि क्या थे? नहीं, कुछ नहीं थे। आर्टिलरी में थे या सेना पुलिस थी क्या? बंदा कुछ तो रहा होगा, तो इतना जज्बे से तो बोलता है। ये अस्पताल में थे। इनका कुछ नहीं है, ये ऐसी रैंडम कोई घर के बगल में प्लॉट है इसका। तो है सर कि ये युद्ध में कहीं थे और ये कहीं रपाटे में चढ़ गए हैं और मार पीट करके छोड़ के भगाया गया। इनका बेसिकली देखो, जैसे नागा वाले नहीं करते थे सर कि 2 को पकड़ा, 1 को पीटा, 1 को वापिस भेज दिया, फिर वो जाके बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मारते हो। ये उस टाइप का बंदा रहा होगा। हाँ, गवाह के तौर पे गवाह के तौर पे। हाँ, बेसिकली क्या है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ 1965 में, लेकिन 1964 में पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ पे हमला कर दिया था। तो रन ऑफ, जहां पे हम लोग गए रन ऑफ कच्छ पे हमला कर दिया पाकिस्तान ने। अब हुआ ये कि वहां पे मुंह की खानी पड़ी। 1965 में ये लोग जम्मू के अंदर घुसे, राइट। अब बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, पाकिस्तानियों को, अब देखे ना, ये जो कह रहा है ये खुद, यानी कि खुद ये पाकिस्तान के इतिहास को, पाकिस्तान की तारीख को झूठा बता रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी क्या कहते हैं 1965 के हवाले से, पाकिस्तानी कहते क्या है? पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भारत लाहौर के ऊपर चढ़ दौड़ा था और हमने लाहौर की हिफाजत करी, हमने पाकिस्तान की हिफाजत की और भारत को मुंह की खानी पड़ी। यही तो है। फिर ये क्यों कह रहा है कि हमने अपने सैकड़ों कमांडो जो थे वो ऑपरेशन जिब्राल्टर में भारत के अंदर डाल दिए? ये क्या था? खुद बोला ना इसने, लाल टोपी ने। भाई, पाकिस्तानियों को, बच्चे बच्चे को ये समझाया गया है, ये पढ़ाया गया है कि भारत ने अटैक कर दिया और फिर हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, फिर हमने वो ऑपरेशन का। असल में बात यह है कि यही चीज जो है, जो लाल टोपी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। क्या था कि इन्होंने पहले रन ऑफ कच्छ करा 1 साल पहले, और उसके मतलब कुछ महीने पहले, फिर उसके बाद ये लोग इधर चढ़ दौड़े आपके अखनूर साइड में और पूरे जम्मू में। दे स्टार्टेड एंटरिंग। उसके जवाब में भारत ने लाहौर पे अटैक किया था। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, उनको लगा कि जहां से अटैक है उसी का जवाब दोगे। हमने बोला कर ले अटैक, हमने वहां पे ठोक दिया। ये इशू हो गया था। अब जो लाल टोपी कहता है, इसने कश्मीरियों को, इसने गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं। इसने बोला है कि वो मतलब कि आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के प्लान में था कि हम लोग जाएंगे, हम लोग भारत के अंदर घुसेंगे, और जब कश्मीरी मुसलमान ये देखेगा कि पाकिस्तानी फौज आ गई है तो खड़ा हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, वहां पे रिवोल्ट हो जाएगा, और फिर हम लोग चले जाएंगे श्रीनगर और सब्ज परचम लहराएंगे और जो भी इनको करना है करेंगे, और फिर पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान हड़प लेगा। ये पाकिस्तान का प्लान था। और इनके बड़े बड़े जनरल्स ने ये प्लान बनाया था, जो पढ़े लिखे थे उस समय, जो टॉप के। कई बार, हाँ, एक जनरल आयूब खान होता था, फील्ड मार्शल। तो ये आयूब खान का भी ये आइडियाज आयूब खान के ही मन से ऐसे निकलते थे, ऐसे ऐसे आइडियाज। कोई क्लास 6 का बच्चा भी आपको बता देता कि पूरा प्लान फ्रॉड है। क्या है कि इनको इतना ज्यादा रिलीजियस लिटरेचर पढ़ा दिया गया है कि दे एक्चुअली बिलीव इन जिन आते हैं और फरिश्ते आते हैं। ये इनके बैटल प्लान में कैसे शामिल हो सकता है कि इतने बजे जिन आएंगे, हम यहां से, ठीक है, हम यहां से 0030 पे हम लोग एडवांस करेंगे। वी विल एडवांस 7 किलोमीटर्स। वहां पे
एक रेजिमेंट जिनकी आएगी, we'll marry up with the regiment there, then we'll proceed via this axis जहां पे फरिश्तों की एक प्लेटून आएगी। मैं इसलिए आपको बताता हूं कि मैं अक्सर लोग कहते हैं आप इतना सख्त बोलते हैं। दे हैव सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये पाकिस्तानियों बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इस पूरी कौम में, बहुत ज्यादा गड़बड़ है इनके साथ। पटकथा लिखने में आसानी होती सर, नहीं जिन डाल के वो भी नहीं कर सकते, ये पटकथा भी नहीं लिख पाते ठीक से। ये देखो ना, कुछ लोग वापस भाग के चले गए कारगिल में, सही सर। हाँ। तो उनसे पूछा हुआ कैसे आ गए, कैसे भग के आ गए, हाँ। कि जिन ने बोला कि अब यहाँ से निकलने नहीं। भलाई अब देखो, इन्होंने बोला 1965 में कश्मीरी नहीं आए, यही ड्रामा कारगिल में कर इन्होंने कारगिल में करा, सोच के कि ऐसा होगा कि पूरा ये हो जाएगा, फिर हम सियाचिन को आइसोलेट कर देंगे, अब पूरा कारगिल का 1 अल्फा को हम ऐसे कर देंगे, हाइट्स हम पकड़ लेंगे, 1 अल्फा को हम काट देंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और फायर से हम उसको रोक टोकेंगे, और सप्लाई भारत का जो है सियाचिन का, तो हम सियाचिन में वहां पे भूखे रह जाएंगे, फिर हम वहां पे सियाचिन को ले लेंगे, यहाँ पे कश्मीर में विद्रोह हो जाएगा और कारगिल हमारी तरफ हो जाएगा पब्लिक की मूवमेंट से। हाँ। तो हम पूरा ब्लॉक कर देंगे, पूरा ब्लॉक कर देंगे। यही चीज 1947 में इनको जूते पड़े। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज और कबायली दोनों एक साथ ये लोग घुसे थे, तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि सारे के सारे कश्मीरी हैं, वो तो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमारे। एक इंसान एक बार एक ही गलती कितनी बार करेगा? आपको पता है, कोई अगर किसी में मुंबई के फिल्म मेकर्स कोई बनाना चाहे, तो मैं आपको बताता हूं, कहानी है, मैं कहानी नहीं बताऊंगा आपको। एक शख्स हुआ करता था, उसका नाम था मकबूल शेरवानी। बहुत तगड़ी कहानी है मकबूल शेरवानी की। वो कश्मीरी था। तो जब ये लोग बारामूला तक आ गए, तो मकबूल शेरवानी के पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, जो कहानियां हैं, हमें तो नहीं पता, पुरानी चीज है। उसने पाकिस्तानियों को बोला कि वहां से इंडियन आर्मी आ रही है, यानी पाकिस्तानी फौज और जो कबीले वाले थे, एक साथी मिक्स थे ना, उसमें पाकिस्तानी फौज भी सादी वर्दी में आई थी उनके साथ, उनको लीड करने के लिए। तो इसने कबीले वालों को, पाकिस्तानी फौज को बोला कि इंडियन आर्मी बस यहीं पे है, वो आने वाली है, या वहीं पे है। ये डर के मारे यहीं पे रुक गए, वहां पे कोई इंडियन आर्मी नहीं थी, इंडियन बहुत दूर थी। ही बॉट अस 2-3 डेज ऐसे ही कुछ था, और वो भाग भाग के तो मकबूल शेरवानी को जान से मार दिया था इन लोगों ने, जब उनको पता लगा कि मकबूल शेरवानी ने। तो ये ही इज वन ऑफ द हीरोज, मकबूल शेरवानी। और इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर ना इस फिल्म को, इसके ऊपर फिल्म बनाए मकबूल शेरवानी के ऊपर। बहुत तगड़ी कहानी है यार। और साल में एक दिन इंडियन आर्मी जाके उसका पूरा मेंटेन करती है इंडियन आर्मी। वो तो 365 डेज का होता है, राउंड द ईयर होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन है जिस दिन मकबूल शेरवानी को ऑनर किया जाता है। ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि 1947 में भी इन पागल के बच्चों ने यही सोचा था कि ये कश्मीर आएंगे तो ये हो जाएगा। कश्मीर का जो मामला है ना, ये मुझे जनरल हसनैन ने बताया, अपने जनरल हसनैन ने बताया। तो मैंने उनसे समझने की कोशिश की। राज्यपाल श्री, हाँ, अभी तो राज्यपाल हैं बिहार के। तो जनरल हसनैन ने मुझे बताया कि, मैंने बोला सर ये कैसे होता है, मतलब कि मैं जानना चाहता हूं। तो ही इज नोन एज स्कॉलर वॉरियर इन द इंडियन आर्मी, बड़े मशहूर हैं स्कॉलर वॉरियर, पढ़ते लिखते बहुत हैं। मैंने पूछा तो ही सेड कि कश्मीर का मामला ना बड़ा नुआंस्ड है, उसमें बड़ी परतें हैं, इसको समझने के लिए ना इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं है। मैं भी पहले ब्लैक एंड व्हाइट के माइंडसेट से ही गया था। जब मैं गया था उनके साथ बैठा 1 घंटा, तब मुझे बात, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कश्मीर की प्रॉब्लम समझ में आ गई, मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि जो मेरा नजरिया था इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को देखने का, वो गलत था, या वो इनसफिशिएंट था। मैं गलत क्या बोलूं, इनसफिशिएंट था। फिर उन्होंने बताया हर चीज ना इस तरीके से। पाकिस्तानियों ने भी ये गलती करी है। दे सॉ दिस एंटायर थिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नेवर मेक प्लान्स ऑन समथिंग दैट यू डोंट कंट्रोल। पाकिस्तानीज ऑलवेज मेक प्लान्स ऑन थिंग्स दैट दे डोंट कंट्रोल। ये क्रिकेट में भी यही करते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, अगर इंडिया इतने रन रेट से हार गया, और जो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का मैच है उसमें बारिश हो गई, और अगर श्रीलंका के कैप्टन को जुकाम हो गया, तो हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे।
ये और फिर नहीं पहुंचे तो एम्पायर नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो प्लानिंग, अगर आप प्लानिंग देखो ना, पाकिस्तानियों की जैसे फौज में प्लानिंग है वैसी क्रिकेट में भी प्लानिंग है, इनकी फौज की भी प्लानिंग ऐसी है। एक हमारे मित्र हैं अभिजीत टीवी पे आते हैं ना, अभिजीत अय्यर मित्रा, ही कम्स ऑन टीवी, वेरी शार्प गाय, ही सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, और मैं पहले भी कोट कर चुका हूं, he says पाकिस्तानीज आर टैक्टिकली ब्रिलियंट एंड स्ट्रेटेजिकली स्टूपिड। जो लोकल टैक्टिक्स होती है ना, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं उन लोग, जैसी मामला हल्का सा ऊपर जाता है दे आर स्टूपिड। ये पूरा कारगिल का जो ऑपरेशन था, जिस तरीके से वो करी घुसपैठ, उन्होंने गए और वहां पे हाइट ऑक्यूपाई कर ली, दैट वाज वेरी गुड, मतलब फ्रॉम अ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट। उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि इंडिया कुछ नहीं करेगा, और फिर जब इंडिया ने किया, इंडिया ने एयरफोर्स भी करी, और वेव अपॉन वेव जब अटैक हुआ, देन दे स्टार्टेड दिस थिंग कि अब क्या हो गया, आप समझ रहे हो, अब क्या हो गया, अब इसका क्या करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, वो उन्होंने सोचा ही नहीं था कभी। सो दे आर टैक्टिकली ब्रिलियंट एंड स्ट्रेटेजिकली स्टूपिड। ये अभिजीत के वर्ड्स हैं, मुझे बहुत, और उस समय तो सर पसंद है ये लाइन। भाग दौड़ भी बहुत की थी इन्होंने, अमेरिका वगैरह की, अब हम फंस गए बचा लो कैसे ही करके। और गलती वही थी सर जो लाल टोपी ने बोला है कि कश्मीरी खड़े हो जाएंगे और हम फतेह हासिल कर लेंगे, और इन्होंने कभी कश्मीरियों से पूछा भी नहीं कि तुम खड़े हो जाओगे क्या जब हम आएंगे, तो इन्होंने बात भी नहीं करी, इन्होंने एज्यूम कर लिया कि हाँ हम आएंगे तो खड़े हो जाएंगे, और इतने फिर हम सब लोग सेल्फी लेंगे, उसके बाद हम सब परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। और जब से भारत के साथ हैं सर आज़ादी से कश्मीरी, तो भारत के अंग हैं वो, एक तरह से सोचना बैठना उठना भारतीय वाला है। ये पाकिस्तान वाली सोच को ये लग रहा है कि भारत में लागू हो जाएगा और वो हमारे भाई। इवन इंडिपेंडेंस नहीं, ये तो ऋषि कश्यप की जमीन है, ये तो हजारों साल से कश्मीर भारतवर्ष का अभिन्न अंग रहा है। 47 में देखिए, 47 में क्या हुआ कि पाकिस्तान कबायली, इसमें एक जो, और वहां पे अनफॉर्चुनेटली रेप हुए थे, नन्स थी, आई थिंक बारामूला में एक नन्स थी जो क्रिश्चियन नन्स होती हैं, तो उनके साथ बहुत गलत जो दुष्कर्म है वो हुआ था वहां पे। बहुत लोगों को, रेडर्स जो थे वो जो आए थे वहां पे कबायली, साथ में पाकिस्तानी फौज भी आई थी उनके, उनमें से एक था शाहिद अफरीदी का दादा, जो अपना क्रिकेटर नहीं, शाहिद अफरीदी जो गाड़ी लेके निकल जाता है, शुरू से इसमें रहे हैं वो, हाँ, गद्दार बनती है। हाँ, तो शाहिद अफरीदी का दादा, उसको, शाहिद अफरीदी के खुद वर्ड्स हैं कि मेरे दादा को मेडल मिला था। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तानीज आर गिविंग मेडल फॉर सच थिंग्स यार, सच हीनियस क्राइम्स। और सोच के बहुत अजीब लगता है, अजीब सा लगता है बिल्कुल। एंड दे आर गिविंग मेडल्स एंड ऑल दैट। तो ये पगले टाइप के लोग हैं, और ये हर समय अजम्पशन पे काम कर देना। अरे अज्यूम, मैं बोलता हूं अरे मैं जाऊंगा, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने आपसे बात नहीं करी, मैंने दूसरे दोस्तों, देखो मैं महेंद्र के पास जाऊंगा, और जाते ही वो, नहीं महेंद्र के पास जाऊंगा, महेंद्र के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन महेंद्र का एक घर है दिल्ली में, महेंद्र कहेगा कि यार तुम तो यार हो मेरी, महेंद्र अपना घर बेच के मुझे दे देगा, फिर मैं गाड़ी ले लूंगा। ये मेरा प्लान है। ये कोई प्लान नहीं है। और महेंद्र से बात नहीं हुई, महेंद्र को पता ही नहीं है, महेंद्र से बातचीत नहीं है, नहीं समझ रहे? समझ गया था। महेंद्र से बातचीत ही, ऐसा नहीं कि हम लोग दोस्त हैं और मैं उस दोस्ती के बूते पे कुछ अज्यूम कर रहा हूं, ना ना ना, महेंद्र मुझे नहीं जानता, मैं महेंद्र को नहीं जानता, लेकिन मैंने महेंद्र का नाम सुना है तो मैंने बोल दिया कि भाई ऐसा है राम, साथ मैं ऐसा करूंगा, फिर महेंद्र अपना घर बेच देगा, फिर मैं बढ़िया गाड़ी ले आऊंगा। ये मेरा प्लान है। कैसे कैसे लोग रहते हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर आपने क्रिकेट को बीच में बोला तो क्रिकेट के बारे में ही अगली खबर है, उसमें जाने से पहले सर एक अपील और फिर दोबारा लाल टोपी से प्लीज थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि मैं जैद हामिद से ये कहना चाहता हूं कि आप जो हमें धमकी देते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल हमें धमकी दीजिए। फ्रीडम फाइटर का ये कहना है कि इनको धमकी समझ में नहीं आती है सर, बहुत मुश्किल हो रही है। पता नहीं क्या हम ये कर देंगे। अच्छा, ये कभी कस्तुनतुनिया से अंदलूसिया, ये पता नहीं कहां कहां पहुंचता है, क्यों, और होता बगल वाले प्लॉट में।
जहां पे AK-47 लेके गोल गोल टैक्टिकल मूवमेंट करता रहता है। पता नहीं कहां से सीखी इसने, क्या वो है भी गलत करता है वो, लेकिन करता रहता है। अंदलूसिया से कस्तंतूनिया, यहां से बगदाद, बगदाद से इधर और मगरिब जाके हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं। वो जो इनका सपना है, हाँ। उस सपने को शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हुए कि लाल किले पे झंडा फहराना है, ऐसा तो मखरूस एकदम पता ही उसे समझ नहीं आ रही सच में होने वाला है, क्या बोल रहा है यार। जिसको धमकी दे रहे उसको समझ में तो आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमें समझ में क्या डिक्शनरी लेके क्या बोल क्या रहा है? अरे तुम बोलना क्या चाहते तगड़ी हो? बात बोली है सर कि घोड़ों की टाप होगी, ये पता नहीं घोड़े कब आ रहे हैं। हाँ। टैंक नहीं, टैंक वैंक के जमाने में हाँ, ये घोड़े की और टाप भी परचम बोलता और है। टाप दौड़ेंगी और खूनी खंदर होगा, पता नहीं पता नहीं ये आला उदल जैसी लड़ाई सी है कि जब वो पाप बढ़ जाएगा फिर घोड़ों की टाप जो है खूनों से डूब जाएंगी, फिर आला उदल आएगी। ये तो आपने अपने इलाके की बात कर दी। हाँ, आला उदल बुंदेलखंड में हमारे में चलता है कि खून जब इतना हो जाएगा जमीन पे कि घोड़ों की टापें जो हैं खून में डूब जाएंगी। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने आला उदल की कहानी सुनी है? आप जरूर पढ़िएगा सर, बड़ी मजा आ बड़ी किताबें हैं सर आला उदल की, जो किताबें हैं लड़ाइयों के ऊपर। हाँ। तो सुबह सुबह नहीं पढ़ते हमारे यहाँ, ऐसा बोला जाता ना, और हम सुबह सुबह आला उदल हाँ। बात कर रहे हैं। आला गाने वाले आते थे एक जमाने में ना, गांव में बड़ा सर्वर फट जाते थे आला सुन के, इतना जोश आया वहां पे। पूरा ये भिंड मुरैना ऑनवर्ड्स मेरे को सर पकड़ के दबा। मैं भी पढ़ता था सर, एक टाइम पे हमारे घर में किताब होती थी, एक दूसरे से ऐसे मैगजीन और वो कार्टून किताबें होती थी। तो हमारे यहाँ पे तो आला उदल की किताबें एक दूसरे के घर से मांग के आती थी या किराए पे मिलती थी। तो 2-3 तरह से तो मैं भी गा लेता हूँ, अलग अलग टोन में गाई जाती है। हाँ। अभी 1-2 बार पढ़ूंगा तो मैं 2-3 लहजे में गाई जाती थी, तो मैं 2-3 लहजे में गा लेता था। अच्छा, आला उदल ना, एक तो वो भी तो है, वो ओमकारा फिल्म का गाना, हाँ, वहीं से तो लिया है, दम दम लड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया। अच्छा, वो कहानी बता रहा है मेरठ की और वेस्टर्न यूपी की, ठीक है, उस पिक्चर में। और लैंग्वेज कहाँ की है? लड़ैया मड़ैया ये सब उधर ही की है ये। हाँ सर, जितनी भी आप फिल्में ऐसी देखेंगे जिसमें डाकू वाकू ये वो पता नहीं घूम फिर के लैंग्वेज वो वाली पकड़ लेते हैं। जंगल दिखा रहे हैं कहीं और का, और बात भी कहीं और की, जगह भी कोई, लैंग्वेज वो वाली है। का कर रहा हो? का कर रहा हो मातो कद्दो दद्दो। हाँ सर, तो क्रिकेट पे आते हैं सर। हाँ। मोहम्मद मौलाना कहें सर, मोहम्मद रिजवान जो है वो कुछ मौलानाओं के साथ बैठे हुए हैं, तो अपने क्रिकेट में प्राप्त उपलब्धियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं, कौन सी उपलब्धि प्राप्त हो गई इनको? हम वही बता रहा हूँ सर कि वो एक मैच के दौरान इंग्लैंड में थे, तो इंग्लैंड के कोई कोच थे, उन्होंने नाम नहीं लेना चाहता हूँ कह रहे थे, वो कह रहा है कि भाई वो मेरे से बोला कि आप, मतलब मैं तो सोचता था कि आप मतलब आतंकवादी होते हैं, मेरे दिमाग में ये था। फिर मैंने उसको इंग्लिश में समझाया कि ये बुक आप पढ़िए। फिर मैंने कोरियर से एक बुक मंगवाई और उनको दी, फिर उन्होंने पढ़ी। फिर सुबह मुझे जाते वक्त होटल में मिले तो बोला, अरे क्या किताब थी, आप तो फरिश्ते हैं, मैं तो आपको आतंकी समझता था। और ये कहना चाह रहा है कि मैं मतलब उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। आप ही बताओ, ये आपने मोहम्मद रिजवान की बात सुनी को सेंस है इसमें? सर ऑडियो सुन सकते हैं पहले। हालांकि यहाँ पे एक तन ने मुझसे सवाल भी किया जब मैं इंग्लिश में बता रहा था, तो उसने मुझे कहा कि ये जितनी बातें आपने बताई, हम तो मुसलमान को दहशतगर्द समझते हैं। उसने कहा कि हमारे नजदीक ये तो दहशतगर्द है। फिर आपने ये बातें कहाँ से बताई? मैंने कहा ये कुरान में, ये सारी बातें कुरान में। फिर उसने कुरान मांगा, फिर उसको मैंने कुरान गिफ्ट किया, पाकिस्तान से कुरान लेके गिफ्ट किया, यहाँ से टीसीएस करवा के उसको वहाँ पे कुरान पढ़वाया। नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, जब उसने उसको कुरान गिफ्ट कहा, उसने कहा मुझे कुरान, फिर मुझे उसने कहा कि किताब मुझे भी दे दो, तो उसको मैंने किताब मंगवाया। तो जब हम पवेलियन में होते हैं तो एक है दरवाजा होता है, अंदर बहुत से लोग नहीं आ सकते। तो एक दिन मैं जब बाहर निकला तो मैच खत्म हो गया था, तो उसके हाथ में शराब था, शराब की बोतल थी। तो उसने कहा कि मेरा गिफ्ट, वो अभी तक आया नहीं था, तो हाथ में शराब थी। तो मैंने ऐसे सब नीचे, मैं कहने वाला था कि अभी आया नहीं है, तो उसने फौरन शराब की तरफ देखा, सॉरी कह रहे, वो ऐसे भागे, तो ऐसे भागे। तो कल फिर वो कुछ दिनों बाद कुरान आ गया। तो जब मैंने देखा कि वो मैच खत्म हुआ, तो हम वापस ऊपर पवेलियन में सारे इकट्ठे हो गए। तो मैं अंदर गया अपने रूम में, अपने बैग में कुरान निकाल के ना आया हूँ। तो आया हूँ तो मैंने कहा वो नहीं था जब चला गया था। तो मैं वापस कुरान बैग में डाल के ना, मैं नीचे कोई तकरीबन 4 मिनट की वॉक थी जहाँ मेरी गाड़ी जो है ना खड़ी थी। तो क्योंकि हर वहाँ पे ना इंग्लैंड में मैच के बाद थोड़ा सा बियर शेयर शराब का माहौल चलता है वहाँ पे।
तो जब मैंने बैग में कुरान डाला और वापस अपनी गाड़ी की तरफ गया, हालांकि वो कोचेस में था, स्टाफ के कोचेस में, वहां भी बहुत मुअज्जिज है, मगर आप लोगों ने कैमरे लगाए, मैं नाम नहीं ले सकता। तो बहरहाल वो जब मैं गाड़ी पे पहुंचा तो गाड़ी के सामने खड़ी थी और उसने मुझे कहा कि मैं मानता हूं कि इस कुरान के लिए वो जगह मुनासिब नहीं है, ये बहुत मुअज्जिज कुरान है। अब बताइए सर। अब यार पता नहीं यार, इसमें मैं क्या बताऊं, मैं तो कंफ्यूज हूं खुद। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आप क्रिकेटर हो, आपका काम है अच्छी बल्लेबाजी करना, अच्छी कप्तानी करना, पाकिस्तान को मैच जितवाना। कितने वर्ल्ड कप जिताए? हाँ, उनमें कोई अच्छा पाकिस्तानी खुद इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही उसने बोला अगर ये सारे वर्ल्ड कप हार जाए, सारे मैच हार जाए 0 पे, लेकिन अगर इसने एक फॉरेनर को कन्वर्ट कर दिया इनटू इस्लाम, ये कहेगा कि मेरा, इसने बोल चुका है, ऑन रिकॉर्ड है कि भाई हम पहले मजहब के, इस्लाम के एम्बेसडर हैं, क्रिकेटर बाद में, क्रिकेट बाद में, सबसे पहले मजहब। ये मोहम्मद रिजवान तो फिर वो काम भी वैसे ही कर रहा है वो। और रिजवान की सर इंग्लिश बहुत हाई रही है, जिससे उसको उपलब्धि हासिल हुई, इसमें एक कारण इंग्लिश भी रहा है। हाँ। और ये कह रहा है मैंने उसको इंग्लिश में समझाया, मतलब एक ही जगह पे 2-3 कॉमेडी एक ही लाइन में बोल दी भाई ने, और वो लोग बैठ के तालियां पीट रहे हैं कि यार वाह वाह। अगर मैं बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान ना हो ना तो ये मेजरली राइट का चैनल ना चले। मैं बता रहा हूँ, ये लोग इतना कंटेंट देते हैं भर भर के। जब हम कहते हैं कंटेंट नहीं है ना, आप कोई भी पाकिस्तानी चैनल देख लो, आपको नगीने हैं यार ये लोग। सर फिर वो पैसे मांगने लगेंगे, लाल टोपी वगैरह, कि आप हमारा नाम यूज करते हैं, इस एपिसोड की कमाई का इतना हमें चाहिए। वो धुरंधर वालों से मांगे हैं सर इन्होंने कई कारणों से पैसे मांगे कि आपने लियारी दिखाई, लाओ पैसे, कड्डो पैसे। लियारी उन्होंने थाईलैंड में बनाई थी। फिर वो जो 2-3 दुकानें दिखाई, वो दुकानदार भी आ गए कि कड्डो पैसे, मतलब वो तो सेट लगाया हुआ था। कह रहे नहीं हमारी पहले दुकान ऐसी दिखती थी इसलिए पैसे दे दो। और पुलिस वाला था एक तो जो संजय दत्त के साथ था, उसने कहा हमने बहुत सफाई की यहाँ पे, कड्डो पैसे। सभी मांगने में लगे यार, ये तो गलत और है। इतनी कमाई की है उसको देखते हुए हाँ, कि आपके लिए तो चिल्लर है, इतना भी डाल दोगे काम हो जाएगा। तो आप जो बोल रहे हैं ना सर कि मेजरली राइट में भी आ जाएगा मालिकाना हक, या क्या बोलते हैं सर उसको, वो जो निकाल देते हैं, बस कुछ भी नहीं निकाल दे। चलो हो गया अपना, क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। हाँ जी, ये हैं वैभव हैं सर मुंबई से। ये पूछना चाह रहे हैं सर कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू करने की स्थिति में बढ़ रहा है या ऐसी एक्टिंग कर रहा है, बॉर्डर्स पे टैंक लगाना या सेना की मूवमेंट, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत अपनी जनता को ये बताने के लिए कि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, उसके अंदर जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है उसको छुपाने के लिए। कौन कर रहा है ये? पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने लोगों को कि हम लोग भारत के साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, जो बातचीत में डाल रहे हैं। वो तो पाकिस्तान करता है, याद से कर रहा है ये। पाकिस्तान यही सब करता है। और देखो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी मर चुकी है। पहले पाकिस्तान की सिर्फ गैरत मरी थी, उनकी इकोनॉमी भी मर गई है, उनकी डिप्लोमेसी भी मर गई है। ठीक है, अब पूरा का पूरा मुल्क है आईसीयू के अंदर, राइट। फॉरेन एड और फॉरेन लोन्स ने इसको बचा के रखा है, इसकी मईशत को, इसकी इकोनॉमी को, इसकी अर्थव्यवस्था को। अगर बाहर से पैसा आना बंद हो जाए, अगर ये गोरा आदमी या चाइनीज आदमी भीख देना बंद कर दे, ये कलैप्स हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो जब पब्लिक हल्ला करती है, जब पब्लिक कहती है कि हमें सस्ता आटा दो, पब्लिक कहती है कि बिजली नहीं आ रही यार, 18 घंटे से बड़े परेशान है, गर्मी हो रही है, क्या करें, बहुत परेशान है, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं तुम लोग गंदे लोग, छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़े रहते हो। वहां पे देखा 5 गुना बड़ा तुमसे एक मुल्क है भारत, वहां का हिंदू है तुम्हें खा जाएगा। फिर पाकिस्तानी क्योंकि दिमाग से पैदल हैं, फिर यूट्यूबर्स को उतार देते हैं, फिर यूट्यूबर को उतार देते हैं, वो सबके मुंह में माइक डाल देते हैं कि ले बेटा बोल, कि अगर युद्ध हो जाए तो तुम क्या करोगे, तो वो चचा जान के मैं फट जाऊंगा चाचा तो वैसे ही फट जा। सर दूसरा क्वेश्चन है सर, की जरूरत नहीं है। हाँ, ऋषिकेश हैं महाराष्ट्र से ही। हाँ, वो कह रहे हैं सर कि भारत के अंदर पाकिस्तान के काफी सारे समर्थक हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए भारत को अपने भविष्य को देखते हुए? नहीं करना कुछ नहीं चाहिए, करना उनका क्या करना है, जो समर्थक हैं। आप देखिए, बात यह है कि भारत का संविधान इट अलाउज स्पेस फॉर डिसेंट।
आपको नहीं समझ में आ रहा, और कई लोग हैं ऐसे ही, सही बोला इन्होंने, ऋषिकेश जी ने, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल वही लाइन लेते हैं जो पाकिस्तान की है। अच्छा, फिर बाद में ये लोग जलील भी होते हैं, अगले दिन फिर आ जाते हैं ये। तो कुछ नहीं, इनको कन्फ्रंट करना है, इनसे बातचीत करनी है ना। देखिए, इसमें से कई सारे लोग पेड होते हैं। अब पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं पे करने के लिए, तो मनी इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, तो लोग तैयार करते हैं ऐसे लोग। आप इनको कन्फ्रंट करना है और लॉजिकली इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करनी है ऑन मीडिया। लॉजिकली कैसे करेंगे? जब आप तर्क अपना देते हैं तो आपके तर्क में इतना वजन होना चाहिए, ठीक है, कि उसका स्टेटमेंट खारिज हो जाए कि आप ये कह रहे हैं पर ये सच है, और सबके वो नहीं मानेगा, उसको छोड़ दो, लेकिन दुनिया को पता लग जाएगा कि आदमी फ्रॉड है। बस इतनी सी बात है। चले सर, आज के लिए बस इतना ही। चलो, कल मिलते हैं इसी समय। राम राम भैया। राम राम।